दोस्तों आज मैं आपके सामने अमेरिका की एक ऐसी हिपोक्रेसी सामने रखने जा रहा हूँ जिसको सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। पूरी दुनिया में अमेरिकन मीडिया ने ये बताया है कि चाइना एक एविल ड्रैगन है जो गरीब देशों को बर्बाद करता है। The Philippines also faces the threat of a possible Chinese invasion. You think Xi Jinping is a dictator? Yes, and most Americans think so as well. Debt traps where Beijing has stepped in to lend billions of dollars. A much more aggressive, arrogant, and intolerant China. लेकिन इस एपिसोड को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि अमेरिका के पावर गेम के पीछे कितने लोगों का खून बहता है। वो जरा सोच के देखिए, वेनेजुएला, ईरान और इराक के पास दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व है, लेकिन आज इन तीनों देशों के लोगों के पास खाने तक के पैसे नहीं है। उसी तरह कोंगो के पास 24 ट्रिलियन डॉलर्स के नेचुरल सोर्सेस है। उनके पास दुनिया भर का सोना, डायमंड और कोबाल्ट है। बोलीविया के पास दुनिया का सबसे बड़ा लिथियम माइन है और लीबिया और अल्जीरिया के पास 100 टन सोना पड़ा हुआ है। लेकिन फिर भी इन सारे देशों की हालत आज इतनी खराब है कि आप सोच भी नहीं सकते। Families in Libya's capital struggling to make ends meet as the cost of commodities continue to rise. Many Congolese people are among the world's poorest. The locals call this the slums of Tariq. Poverty rates are on the rise. तो सवाल ये है कि इतने कीमती रिसोर्सेस होने के बावजूद भी ये सारे देश इतने गरीब क्यों हैं? अमेरिका का इन देशों की गरीबी से क्या संबंध है और अमेरिका अपने सुपर पावर का यूज करके पूरी दुनिया को कंट्रोल कैसे करता है और भारत को इन अमेरिकन सुपर पावर की कहानी से क्या सीखना चाहिए? What kind of a peace do I mean and what kind of a peace do we seek? I am talking about genuine peace that makes life on earth worth living. Call my cabinet together to review our strategies to make the world more peaceful, to make our country more secure. I am both surprised and deeply humbled by the decision of the Nobel Committee, and that is why I will accept this award as a call to action. Likewise, in a period of just 7 months, I have ended 7 unendable wars. No president or prime minister, and for that matter, no other country has ever done anything close to that. And I did it in just 7 months. I would like to nominate this great president for Nobel Peace Prize. दोस्तों ये कहानी है वर्ल्ड पावर और जियोपॉलिटिक्स की। दोस्तों पहली कहानी शुरू होती है 1950 के ग्वाटेमाला से। ग्वाटेमाला कहने को तो एक आजाद देश था, लेकिन असल में वो एक कॉर्पोरेट कॉलोनी था। वहाँ सरकार से ज्यादा ना एक अमेरिकन कंपनी की चलती थी, जिसका नाम था यूनाइटेड फ्रूट कंपनी। ये कंपनी इतनी पावरफुल थी कि लोग इसे EL पोल्पो यानी द ऑक्टोपस कहते थे। क्यों? क्योंकि इस ऑक्टोपस के हाथ ना हर जगह थे। ग्वाटेमाला की 42% जमीन ना इसी कंपनी की थी। इसकी सारी रेलवे, टेलीफोन लाइंस और टेलीग्राफी भी इन्हीं की थी। इस अमेरिकन कंपनी का कंट्रोल इतना ज्यादा था कि यूनाइटेड फूड कंपनी को जब भी अपने बनाना ट्रांसपोर्ट करने होते थे तो वो ट्रेन के लिए बस $60 पे करते थे। लेकिन अगर वहीं कोई गरीब इंसान अपनी फसल ट्रांसपोर्ट करना चाहता था तो उसे डबल ट्रिपल दाम देने पड़ते थे उसी रेलवे को यूज करने के लिए। इनफैक्ट यूनाइटेड फूड कंपनी ने लगभग पूरे देश की जमीन खरीद ली थी और सिर्फ 2% पॉपुलेशन के पास 70% से ज्यादा लैंड का कंट्रोल था। वो सारे प्राइवेट लैंड में सिर्फ 12% लैंड क्रॉप्स के लिए ही यूज की जाती थी। क्यों? ताकि गरीब किसानों के पास खेती करने के लिए ना जमीन ना बचे, ताकि वो मजबूर होकर कंपनी के खेतों में मजदूरी करे। और देश की हालत इतनी खराब थी कि आधे से ज्यादा पॉपुलेशन के पास जूते खरीदने तक के पैसे नहीं थे और 66% से ज्यादा लोग अनपढ़ थे। लेकिन फिर 1951 में ग्वाटेमाला की किस्मत बदलती है। लोगों ने एक नए प्रेसिडेंट को चुना जिसका नाम था जेकाबो अरविंज। Guatemala has recently elected a leader with known communist links, Jacobo Arbenz Guzman. His government confiscates thousands of acres of land from the multinational company United Fruits. Arbenz has begun to threaten American interests. This added up to being a national security threat to the United States of America.
अरविंद ने आते ही एक कानून पास किया, डिग्री 900। उन्होंने कहा कि जितनी भी जमीन प्राइवेट कंपनीज यूज नहीं कर पा रही है वो सरकार वापस ले लेगी और गरीब किसानों को बांट देगी और इसके बदले सरकार कंपनीज को पैसा भी देगी। लेकिन यूनाइटेड फूड कंपनी ने सीधा व्हाइट हाउस कॉल लगाया और बोला कि इस बंदे को पावर से निकालो। और कॉन्सिडेंटली उस वक्त CIA के डायरेक्टर एलन डॉल्स के खुद के पैसे यूनाइटेड फूड कंपनी में ना इन्वेस्ट थे। और बस फिर क्या था, अमेरिका ने लॉन्च किया ऑपरेशन PV सक्सेस। और इस सारे ऑपरेशन में ना सेम ही पैटर्न फॉलो होता है। स्टेप नंबर 1, CIA फेक न्यूज फैलाकर लोगों को ये बोलती है कि तुम्हारा लीडर कम्युनिस्ट है और तुम्हारे देश को बर्बाद करना चाहता है। स्टेप नंबर 2, ये वहाँ के गुंडों को पैसा देते हैं, वेपन्स देते हैं और बोलते हैं कि जाओ सरकार के खिलाफ लड़ो। स्टेप नंबर 3, वो सारे टॉप लीडर को ना रिश्वत देते हैं, जिससे अगर प्रेसिडेंट खुद भी ऑर्डर दे तो मिलिट्री ऑर्डर्स लेने से मना कर दे। और प्रेसिडेंट को पावरलेस बनाने के बाद आता है स्टेप नंबर 4, उस अच्छे लीडर को निकाल कर वो एक ऐसे लीडर के हाथ में देश को दे देते हैं जो देश चाहे कितना भी बर्बाद करे बस उनकी सुने और उनके अमेरिकन कंपनीज को बिजनेस करने का मौका देते रहे। और यही हुआ ग्वाटेमाला के जैकोबो अरविंद के साथ। उनको देश छोड़ना पड़ा और अपनी पोजीशन से रिजाइन करना पड़ा। इनफैक्ट देश छोड़ते वक्त एयरपोर्ट पर उनके कपड़े उतारकर उनकी स्ट्रिक्ट सर्च की गई। क्यों? ताकि उन्हें लोग प्रेसिडेंट नहीं बल्कि एक चोर समझे। और दोस्तों अरविंद के बाद ग्वाटेमाला में जो भी लीडर बैठा उसने देश को इतना बर्बाद किया कि ग्वाटेमाला अगले 36 सालों तक सिविल वॉर में जलता रहा, जिसमें 2 लाख से ज्यादा लोग मारे गए सिर्फ इसलिए ताकि अमेरिका के लोग सस्ते केले खा सके। अब जरा सोचो, अगर अमेरिका केले के लिए पूरा देश जला सकता है तो सोचिए ट्रेड रूट्स के लिए वो क्या क्या कर सकता है। तो ये कहानी है पनामा कैनाल की। दोस्तों ये वो पतला सा रास्ता है जो अटलांटिक ओशियन को पैसिफिक ओशियन से जोड़ता है। अगर ये कैनाल ना होना तो शिप को पूरा साउथ अमेरिका घूमकर जाना पड़ेगा, जिससे 8000 माइल्स का एक्स्ट्रा सफर और 2 हफ्ते का एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। दुनिया का 5% ट्रेड और अमेरिका का 40% कंटेनर ट्रैफिक यहीं से गुजरता है। ये देखो पनामा कैनाल ना अमेरिका की ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट को जोड़ता है। यही नहीं, अगर वॉर हो जाए ना तो बिना पनामा कैनाल के US नेवी को अटलांटिक से पैसिफिक पहुंचने में लगभग 30 दिन लग जाएंगे और तब तक तो वॉर भी खत्म हो जाएगी। तो इस कैनाल को कंट्रोल करने के लिए अमेरिका ने पनामा में एक जनरल को पावर दिया जिसका नाम था जनरल मैनुअल नोर्जिगा। General Manuel Antonio Noriega. For 6 years, the military strongman of Panama, he wielded the power of life and death. There were no redeeming qualities about Noriega. He was a thug. He had no principles whatsoever. नोर्जिगा एक 10 लीडर था और एक मर्डरर था, लेकिन वो CIA के पेरोल पर था। तो हर साल CIA उसे $2 लाख कैश देती थी ताकि वे कैनाल को अमेरिका के लिए सेफ रखे। लेकिन 1980 में नोर्जिगा को पावर का नशा हो गया। उसने अमेरिका को धमकी दी कि वे पनामा कैनाल का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेगा और तभी अमेरिका को समझ में आ गया कि पनामा का कुछ करना पड़ेगा। तो दिसंबर 1989 में US प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश ने ऑर्डर दिया। 24,000 अमेरिकन सोल्जर्स, हेलीकॉप्टर्स और बॉम्बर्स ने पनामा पर हमला बोल दिया। पनामा सिटी पर बहुत सारे बॉम्ब्स गिराए गए, हजारों मासूम लोग मारे गए। उसके बाद नोर्जिगा को अरेस्ट किया गया और अमेरिका ने वहाँ एक नए प्रेसिडेंट को शपथ दिलाई और ये शपथ पार्लियामेंट में नहीं बल्कि पनामा में मौजूद US मिलिट्री बेस के अंदर दिलाई गई। और ये मैसेज पूरे देश के लिए था कि अगर तुमने हमारा रास्ता रोका तो हम तुम्हारी सरकार गिरा देंगे और तुम्हारे देश को बर्बाद कर देंगे। और इसी तरह US में पूरी दुनिया के चौक पॉइंट को कंट्रोल करता है, जिससे कभी भी अमेरिकन शिप से अमेरिकन ट्रेड को तकलीफ ना हो। और अब आते हैं तीसरी और सबसे दर्दनाक कहानी पर। दोस्तों आज जब हम लीबिया का नाम सुनते हैं तो हमें आतंकवाद और गरीबी दिखाई देती है, राइट? लेकिन 2011 से पहले गद्दाफी के राज में लीबिया अफ्रीका का सबसे अमीर देश था। क्यों? क्योंकि गद्दाफी ने तेल का पैसा लोगों पर खर्च किया था। फ्री हेल्थ केयर, फ्री एजुकेशन, यहाँ तक कि फार्मर्स को पानी के लिए भी ना भारी सब्सिडी दी जाती थी। लेकिन गद्दाफी ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। उसने एक दिन कैलकुलेटर उठाया और हिसाब लगाया। उसने ये देखा कि लीबिया के पास 48 बिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल है, वर्ल्ड में 143 टन सोना है और इसी तरह नाइजीरिया और अंगोला के पास भी बहुत सारा तेल था। कोंगो के पास दुनिया का सबसे बड़ा कोबाल्ट माइन था और नाइजीरिया के पास बहुत सारे यूरेनियम थे। तो गद्दाफी को ये सवाल ध्यान में आया कि इतने सारे रिसोर्सेस होने के बावजूद भी अफ्रीका इतना गरीब क्यों है? अफ्रीका के लोग अमेरिका और यूरोप के आगे हाथ क्यों फैलाते हैं? तभी गद्दाफी को यह समझ में आ गया कि इस बीमारी की जड़ रिसोर्सेस नहीं करेंसी है। उसने सोचा कि जब वो अपना तेल वेस्टर्न कंट्रीज को बेचते हैं तो बदले में उन्हें अमेरिका का एक हरा कागज मिलता है, विच इज बेसिकली द अमेरिकन डॉलर। एक ऐसा कागज जिसे अमेरिका जितना चाहे उतना छाप सकता है। जैसे 2008 में अमेरिका ने क्वांटिटेटिव आइसिंग के नाम पर $1.75 ट्रिलियन छाप दिए। इनफैक्ट 2020 में अमेरिका ने फिर से क्वांटिटेटिव आइसिंग के नाम पर $3 ट्रिलियन छापे। तो अगर अमेरिका जितना चाहे उतना नोट छाप सकता है तो उन नोट की कीमत क्या है? तो गद्दाफी ने सोचा क्यों ना हम डॉलर को छोड़कर एक ऐसी करेंसी बनाए जो किसी भी देश के कंट्रोल में ना हो और एक ऐसी करेंसी जो सिर्फ गोल्ड के कंट्रोल में ही हो। और यहीं से जन्म हुआ द गोल्ड डिनार के आइडियाज का। गद्दाफी ने अफ्रीका के 53 लीडर से कहा कि हम बनाएंगे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अफ्रीका। आज के बाद अगर अमेरिका या यूरोप को हमसे तेल चाहिए ना तो पेमेंट डॉलर में नहीं बल्कि गोल्ड में होगी। और अगर ये प्लान सफल हो जाता ना तो इसके 2 बड़े अंजाम होते। पहला
पहला निजाम तो डेड ऑफ फ्रांस, क्योंकि आज भी अफ्रीका के 14 देश फ्रांस की करेंसी यूज करते हैं और अपनी कमाई का 50% फ्रांस को देते हैं और हर साल ये कंट्रीज $500 बिलियन फ्रांस की तिजोरी में जमा करती है। तो गद्दाफी का ये प्लान फ्रांस के इस $500 बिलियन की लूट को ना खत्म कर देता। और दूसरा होता है US डॉलर का दी एंड। दोस्तों दुनिया का 80% ट्रेड ना डॉलर में ही होता है, लेकिन अफ्रीका जो दुनिया का एक मेजर ऑयल सप्लायर है, वो अगर डॉलर लेना बंद कर देता तो US इकोनॉमी हिल जाती और ये डॉलर को चैलेंज करना ही गद्दाफी की सबसे बड़ी गलती थी। तो अमेरिका ने क्या किया? मार्च 2011 में नेटो ने लीबिया पर बम गिराया, कई सारे रेबल ग्रुप्स को फंडिंग दी, फेक न्यूज फैलाया और गद्दाफी को सड़क पर घसीट घसीट कर मारा गया। इनफैक्ट हिलेरी क्लिंटन के लीक ईमेल के बाद ये कंफर्म किया गया कि ये हमला ह्यूमन राइट्स के लिए नहीं बल्कि गद्दाफी के सोने और करेंसी वॉर के लिए था। ये है दोस्तों अमेरिका के पावर की सच्चाई। इसी तरह अमेरिका ने इराक के सद्दाम हुसैन, ईरान में मोहम्मद मुसादे और चिली से लेकर वियतनाम तक जहां भी किसी ने अमेरिका के प्रॉफिट, ट्रेड रूल्स या डॉलर को चैलेंज किया, वहां अमेरिका ने डेमोक्रेसी के नाम पे देश को बर्बाद कर दिया। ये है जियोपॉलिटिक्स का एक कड़वा सच जो कहता है कि दुनिया मोरालिटी से नहीं बल्कि पावर से चलती है और पावर के लिए सुपर पावर किसी भी हद तक गिर सकते हैं। और इस कहानी से ना भारत को सिर्फ एक ही चीज सीखने की जरूरत है और वो ये है कि हमें बहुत ही सोच समझकर अपने कदम उठाने पड़ेंगे, क्योंकि दुनिया एक फेज में है जहां पे यूएस और रशिया के बीच ऑलरेडी एक कोल्ड वॉर शुरू हो चुकी है और आगे चलकर क्या होगा ये कोई भी नहीं जानता है। बस इतना कि भारत अपने पार्टनर्स को ना बहुत ही केयरफुली चुने और अगर हमने एक भी गलती कर दी ना तो इन सुपर पावर के चक्कर में हमारा देश बर्बाद की कगारी पर आ जाएगा और ये कोई मजाक नहीं है। हिस्ट्री हैज ऑलवेज रिपीटेड इटसेल्फ। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ अमेरिका सीक्रेट प्लेबुक टू डिस्ट्रॉय गवर्नमेंट। इफ यू लर्न समथिंग वैल्यूएबल, थिंक टू प्रेस द लाइक बटन।